जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। वो 92 साल की थीं और बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं। लता मंगेशकर को हम सभी स्वर कोकिला के नाम से जानते थे। उनकी मीठी आवाज़ बीते कई दशकों से भारतीय संगीत में बसी हुई थी, जिन्होंने ना जाने कितने ही कलाकारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चाहने वाले उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। हालांकि उनकी मुख्य पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर रही। जब लता मंगेशकर महज 13 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लता मंगेशकर ने कुछ हिंदी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उनकी चाहत हमेशा से ही गायक बनने की रही। साल 1947 में वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को पहली बार गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने गाए। हालांकि इसके बावजूद लता को हिट गाने की तलाश थी। साल 1949 में लता को वो मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से। यह फिल्म हिट रही और इसके गाने भी खूब पसंद किए गए। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर ने 30,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्हें मिले पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर, राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे कई बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया। साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहेंगे और उनकी याद दिलाते रहेंगे। लता जी कैसे हैं आप? स्वागत करते हैं आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अभी भी गाना गाते हैं, गाना बंद नहीं किया। क्या राज है आपका? राज कुछ नहीं, राज तो ये है कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है और मुझे सुनने वाले इतना प्यार करते हैं मुझे और इतना मेरा गाना पसंद करते हैं। इस वजह से शायद मेरा गाना भी अभी तक अच्छा है और मैं गाती हूँ। जी। आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी को क्या एडवाइस देंगे? देखिए, गाना अगर किसी को आता है, किसी का गला अच्छा है, तो किसी अच्छे संगीतकार को मतलब जाके मिले, अपनी आवाज सुनाए और क्लासिकल म्यूजिक शुरू करें। उससे क्या होगा कि उनका गला काफी मजबूत होगा, ताल में भी वो अच्छे रहेंगे और वो अच्छा गा सकेंगे। उनको डर नहीं रहेगा। नहीं तो जो बिल्कुल सीखा हुआ नहीं होता है उसको एक डर रहता है कि मैं ये गा सकूंगा या नहीं, ये गा सकूंगा या नहीं, तो वो डर निकल जाएगा। जी। तो उनको थोड़ा शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। बहुत अच्छा एडवाइस लता जी। आपने दीदी बहुत महान संगीतकारों के साथ काम किया है। आपके फेवरेट कौन रहे हैं? अब ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे जिनका म्यूजिक मुझे पसंद था और उनसे मैंने कुछ सीखा भी है। मैं मतलब आपको ये बता सकती हूँ कि खेमचंद प्रकाश थे, अनिल विश्वास जी थे, मदन भैया थे और सलील चौधरी, नौशाद साहब, जयदेव जी, शंकर जयकिशन और कितने बताऊं नाम। ये इतने लोग थे जिनसे मैंने कुछ सीखा है और उनके गाने गाते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं आप। आपने बहुत से महान लोगों के साथ काम किया है, महान कलाकारों को जाना है, उनके साथ गाया है। सबसे पहले मैडम नूरजहान के बारे में बात करते हैं। उनके साथ कुछ मुलाकात, कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जब 14 साल की थी, मैं जब नूरजहां जी कोल्हापुर आई थी और मैं कोल्हापुर में मास्टर विनायक की कंपनी थी प्रफुल्ल पिक्चर्स,
उसमें हम लोग परमानेंट आर्टिस्ट थे, तो मैं थी उसमें। और नूरजहां जी एक पिक्चर में उनके यहाँ काम करने आई थी। पिक्चर का नाम था बड़ी माँ। और मुझे एक दिन उन्होंने बुलाया और कहा कि लता, ये नूरजहां जी हैं। और नूरजहां जी को कहा कि ये लता हमारे यहाँ काम करती है और ये बहुत बड़े सिंगर की बेटी है और ये खुद क्लासिकल सीखी हुई है और अच्छा गाती है। तो नूरजहां जी ने मुझे कहा कि बेटा, मुझे कुछ सुनाओगी तुम? तो मैंने कहा जी हाँ जरूर। फिर मैंने उनको क्लासिकल गाना सुनाया, मतलब क्लासिकल एक बंदिश थी, वो मैंने उनको सुनाई। वो सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि कोई फिल्म का गाना सुनाओगी? मैंने कहा जी हाँ, फिल्म का भी सुना सकती हूँ। तो मैंने हिंदी फिल्म का गाना सुनाया, तो उनको वो गाना बहुत अच्छा लगा। और वो वहां से मतलब कुछ 7-8 दिन थी वहां पे, स्टूडियो में ही रहती थी। हम लोग तो घर जाते थे और वापस आते थे स्टूडियो में। तो मैं फिर उनको मिलती रही। फिर वो बॉम्बे आई और यहाँ आने के बाद वो पिक्चर यहाँ पूरी हुई और वो फिर यहाँ से पाकिस्तान चली गई। और पाकिस्तान जाने के बाद वो मुझे फोन करती थी, मैं उनको फोन करती थी और हम लोग हमेशा फोन पे मिलते थे। बाद में मैं उनको अमेरिका में मिली एक मर्तबा, फिर लंदन में 2-3 बार मैं उनके यहाँ गई। तो इस तरह से हम लोग मिलते रहे। और जब वो बीमार हुई बहुत, तब मैं उनको फोन करके पूछती रही कि उनकी तबीयत कैसी है। तो बहुत दुखी थी, कहने लगी बेटा मुझे बहुत तकलीफ है, पर मैं सह लेती हूँ और हूँ अभी तो हूँ जिंदा और तुमसे मिलने की मुझे बहुत इच्छा है। इस तरह से हमारी बात होती थी। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ और मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। दीदी बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज आपने शेयर की हैं नूरजहां जी के साथ मुलाकात के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। दिलीप कुमार जी के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, वो तो मेरे भाई हैं और उनकी मुलाकात मेरी हुई 1947 में। अनिल विश्वास जी के साथ मतलब थे वो, और मैं ट्रेन में हम लोग जा रहे थे। तो यूसुफ भाई भी वहाँ आए ट्रेन में और हमारे सामने बैठे थे। तो यूसुफ भाई को अनिल विश्वास जी ने कहा कि यूसुफ, ये एक मराठी लड़की है, इसका नाम लता है, लता मंगेशकर है और ये गाती बहुत अच्छा है। तो यूसुफ भाई ने कहा कि अच्छा मराठी है, तो मुझे थोड़ा शक है कि मराठी लोगों के तलफ़ुज़ उर्दू के कुछ गड़बड़ होते हैं और उनके उर्दू गाने में या उर्दू बोलने में ऐसे लगता है जैसे दाल चावल की बू आ रही है। तो मुझे ये बात बहुत खटकी। मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ हो गई। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैं तो गई, मुझे अनिल जी का गाना करना था तो मैं उनके यहाँ रिहर्सल करने गई थी। फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, चूंकि वो शूटिंग कर रहे थे और मैं रिकॉर्डिंग, हम दोनों का अलग अलग काम होता था। पर मैंने एक काम किया कि घर आके मेरे एक मुंह बोले भाई थे शफी, तो उनको मैंने कहा कि शफी भैया कुछ करके मुझे उर्दू सीखनी है, आप किसी को ला सकते हैं? तो वो कहने लगे बहना तुम डरो नहीं, मैं ले आता हूँ। और उन्होंने एक मौलाना थे, महबूब नाम था उनका,
उनको ले आए और उनसे मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया। उससे पहले मैंने हिंदी पढ़ी थी, फिर उर्दू सीखना शुरू किया और उनसे सीखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम उर्दू पढ़ना तो सीखो ही, पर उसके साथ साथ जो हमारे पुराने मतलब शायर हुए हैं, जैसे गालिब है, ज़ौक़ है, मीर तकी मीर हैं, ये सब उन्होंने नाम लिए और मुझे कहा कि इनको तुम पढ़ना शुरू करो। और उन्होंने मुझे कुछ हिंदी किताबें लाके दी जिसमें शेर व शायरी मतलब उसका नाम था और मैं वो पढ़ती थी, वो मुझे मतलब बताते थे और इस तरह मैं पढ़ती गई। और जब मैं बाद में यूसुफ भाई को मिली तो यूसुफ भाई ने कहा कि तुम्हारे तलफ़ुज़ माशाअल्लाह बहुत अच्छे। आपने बहुत सी हिंदुस्तानी जुबानों में गाने गाए हैं, हिंदी में, उर्दू में भी, लेकिन ढेर सारी और जुबानों में भी। आपको सबसे मुश्किल कौन सी जुबान लगी? मतलब हमारी जुबानों में मुश्किल मुझे नहीं लगी कोई, क्योंकि अगर थोड़ा सा मैं कहूँ तो तमिल गाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी मुश्किल है, पर मैंने मतलब ऑन द स्पॉट गाया है, उससे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे सबसे मुश्किल लगी थी, मैं गई थी रशिया और वहाँ मेरा प्रोग्राम था तो वहाँ एक लड़की थी, उसने आके वो हिंदी बोलती थी, मतलब हिंदुस्तानी थी। उसने मुझे आके कहा कि आप एक रशियन गाना गाइए जो यहाँ का पॉपुलर गाना है। तो मैंने कहा कोशिश करूंगी, पर मेरे लिए भाषा एकदम नहीं है। खैर वो गाना उसने मुझे सिखाया और मेरे साथ मुकेश जी का बेटा भी था, उसने भी एक गाना मेरे साथ सीखा और हम लोगों ने एक गाना मैंने रशियन भाषा में गाया। और मैं आपको बताऊं बहुत बहुत मुश्किल भाषा है पर मैंने गाया और वहाँ के लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। बाकी मुझे कोई मुश्किल भाषा नहीं लगती। आपको वो रशियन थोड़ी सी याद है या भूल गए हैं अब आप? नहीं, अभी तो याद नहीं मुझे, नहीं तो मैं आपको जरूर सुनाती। दीदी, अगला सवाल शायद आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि आप 5 साल की थी, छोटी उम्र में ही आप गाना शुरू किया था आपने। अगर आप गाना ना सीखते तो आप कौन सा काम करते, कौन सी प्रोफेशन में होते? गाना अगर मैं नहीं सीखती तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं या किसी इस भाषा के प्रोफेसर बनूं। मतलब ये बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब दिमाग में आता था कि, पर बचपन में तो गाना ही दिन रात मेरे कानों में पड़ता था, क्योंकि पिताजी गाते थे, घर में गाना ही होता था ज्यादा। और मैंने गाना 5 साल की थी मैं, तब से मैं गाने लगी हूँ। पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया और मैं क्लासिकल म्यूजिक गाती थी और मेरे पिताजी उसको बहुत मतलब मुझे आशीर्वाद देते थे सुन के। और आजकल जब आप फैमिली इकट्ठे होते हैं, एक साथ मिलते हैं एक दूसरे को, आप आज भी गाते हैं एक साथ? नहीं, एक साथ तो हम कभी नहीं गाते क्योंकि फिल्मों में एक साथ गाया है, जैसे मैंने, आशा ने, उषा और मैं, हम लोगों ने तो साथ में गाया है, पर फिल्मों में गाया है या स्टेज पे गाया है कई मर्तबा, पर घर में आके ऐसे नहीं गाया। जब सीखते थे तो गाते थे। आशा जी के साथ मेरे कुछ महीने पहले मुलाकात हुई थी, बात हुई थी और उन्होंने आपके कुछ गाने सिलेक्ट किए थे, बताया था हमें कि वो आपके गाने कौन से बहुत पसंद करते हैं। आप आशा जी का कौन सा गाना पसंद करते हैं? मैं आशा का एक उसने कव्वाली जैसा एक गाना गाया था, निगाहें मिलाने को जी चाहता है।
वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे उसके बहुत सारे गाने हैं जो अच्छे हैं, मराठी के तो बहुत अच्छे हैं उसके गाने, जो मेरे भाई ने कंपोज किए हैं और आशा ने गाए हैं, कुछ मैंने भी गाए हैं, तो वो आशा ने बहुत अच्छे गाए हैं। और आशा जी पर ने वो भाषा मराठी भाषा में है तो सब लोग समझ नहीं सकते हैं, पर वो बहुत बहुत अच्छे गाए उसने। आप कह रहे थे कि आशा जी ने क्या कहा? जी आशा जी ने खाने के बारे में भी बहुत बातचीत की थी हमारे साथ, और अपनी बिरयानी के बारे में हमें बताया था। क्या आपको बहुत अच्छी लगती है, पसंद है आशा जी की बनी हुई बिरयानी? उसको मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। वेरी नाइस। और मैं बगैर मसाले की बिरयानी बनती है वो, और वो बगैर में उसको ज़रा भी टेस्टी बनती है। उसको केसर बिरयानी नाम है, बड़ा केसर जाता है और वो बिरयानी बनती है, तो वो बिरयानी उसको बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा 15 दिन के बाद एक दफ़ा उसको भेजती हूँ, क्योंकि भेजती हूँ, तो मुझे लगता है मैं उसके जन्मदिन पे वो उसको बिरयानी प्रेजेंट करूँगी। जी हाँ, मैंने उसको कहा था एक दिन, उसने मुझे भेजी थी बिरयानी, और मैंने उसको कहा था कि उसने मुझे कहा तुम्हारे लिए क्या भेजूं मैं, तो मैंने कहा तू मुझे बिरयानी भेज दे, बहुत अच्छी थी और वही खाने की इच्छा मुझे है। तो ये बात सच है, और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। पर मैं आपको बताऊं, मेरे बर्थडे पे घर में कोई नॉनवेज बनेगा नहीं, बिरयानी बनेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं, और उस दिन मेरे बर्थडे के दिन श्राद्ध का आखिरी दिन है, और मेरी माताजी और मेरे पिताजी और मेरी मौसी, इन सब का उस दिन श्राद्ध होगा। अच्छा जी। आमतौर पर आप आमतौर पर कैसे जन्मदिन मनाते हैं? क्या कुछ खाना पीना पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर में जो बनता है वही खाते हैं, और मुझे जन्मदिन मनाना पसंद नहीं है। मतलब वो बच्चों के लिए अच्छा है, अब हम बैठिए मनाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। पर लोग आ जाते हैं, मिलते हैं, वो तो बात है, और केक तो काटना ही पड़ता है। आपको सुरों की देवी का खिताब दिया गया है, कहा जाता है, और आप रियली हैं द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया, द महारानी ऑफ द इंडस्ट्री। आप जब Oh my God. जी आप हैं दीदी, आप हैं। आप जब आज के सिंगर्स को सुनते हैं, जो हजारों सिंगर्स आपसे इंस्पायर हुए हैं, जब आप आजकल के यंग सिंगर्स सुनते हैं, आप किसके काम से इम्प्रेस हुए हैं? सच बताऊं कि इन दिनों में जितने सिंगर आए हैं उसमें कुछ वाकई सिंगर अच्छे हैं। मतलब श्रेया घोषाल है, और एक और लड़की है, मतलब मैंने बहुत कम सुना है। आजकल हमारे वक्त जैसा था वैसा नहीं है। हमारे वक्त ये था कि एक पिक्चर में 10 गाने 12 गाने मैंने गाए हैं। मतलब नौशाद साहब की पिक्चर में मेरे बहुत सारे गाने थे। आजकल क्या होता है कि एक पिक्चर बनती है, उसमें 4 गाने होते हैं, 4 गानों में एक कोरस होता है, एक डुएट होता है, एक आध सोलो होता है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो गाने वाले भी घबरा जाते होंगे। नहीं तो सुनिधि चौहान अच्छा गाती है, श्रेया का तो मैंने आपको नाम बताया, वो अच्छा गाती है। मुझे सोनू निगम का गाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गाते हैं वो। पर और मैंने बहुत सारे सुने नहीं है, सच्ची बात तो मैं आपको ये बताऊं। दीदी, पुराने दिनों के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। आपने बताया था मैडम नूर जहान के बारे में और दिलीप कुमार जी के बारे में। राज कपूर जी कैसे थे? राज कपूर जी गाना बहुत समझते थे, और एक उनमें कमाल बात ये थी कि वो खुद गाते थे, वो तबला बजाते थे, वो पियानो बजाते थे, वो फ्लूट बजाते थे, और वो खुद गा के बताते थे कि मुझे ऐसा गाना चाहिए, ऐसा चाहिए,
और मेरे साथ तो ये होता था कि मुझे वो कहते थे कि आप तो अरे क्लासिकल गाना सीखी हुई और बहुत आ करने वाली औरत हैं, तो आपको गाना चाहिए, हमारे गाने में मुझे आलाप चाहिए, तो इसमें आप आलाप कीजिए। तो कई मर्तबा मैं गानों में उनके गाती थी। शंकर जयकिशन भी पसंद करते थे और हम लोग मतलब एक ऐसा छोटा सा ये था, सब हम उम्र थे, तो एक दूसरे को कहते थे ये ऐसा नहीं, ऐसा हो तो अच्छा लगेगा, ये सुर जरा ऊंचा है, थोड़ा सुर कम करो। मतलब हम लोग मिल के बात करते थे और राज साहब के यहाँ जो गाने बनते थे वो इस तरह बनते थे। पर रिकॉर्डिंग जब शुरू होती थी तो उसका कोई टाइम नहीं होता था। सुबह 9:30 बजे शुरू होता था तो दूसरे दिन 3:30-4 बजे सुबह के खत्म होता था। और दीदी मधुबाला जी के लिए आपने बहुत गाने गाए थे। मधुबाला जी कैसी थी? बहुत अच्छी थी और मेरे साथ तो 2-4 बार मिली है वो, और बहुत सरल सी लड़की थी और काम में बहुत ध्यान देती थी और बैठी रहती थी कि मुझे क्या करना है। मतलब हमें पूछती थी कि आपको कैसा लगा, मैंने ये गाना आपका गाया हुआ मैंने गाया पर्दे पे, तो आपको कैसा लगा, मैंने ठीक तो एक्टिंग की थी ना। मतलब वो इस तरह से बात करती थी। मीना कुमारी जी थी, वो भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। नरगिस तो थी ही, बहुत जवाब नहीं था उनका। तो उस वक्त जो मैं गाती थी नूतन थी, नूतन खुद गाती थी, प्रोग्राम्स भी करती थी और बहुत ध्यान से गाना सुनती थी। तो ये सब आर्टिस्ट उस वक्त बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा काम करते थे, पर हमारा मिलना बहुत कम होता था। अच्छा जी। क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग अलग से हो जाती थी जी। आपने काफ़ी एक्ट्रेसेस के नाम लिए। आपकी नज़रों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कौन से सबसे ज़्यादा डैशिंग एक्टर रहे हैं, सबसे बढ़िया एक्टर रहे हैं? मुझे तो दिलीप कुमार ही लगते हैं और उनके सिवा मुझे कोई और मतलब दिलीप कुमार के बाद मुझे अगर कोई बहुत अच्छे लगे तो वो अमिताभ बच्चन है। अपने एक ढंग में देव आनंद भी थे। राज कपूर साहब, मुझे एक्टिंग उनकी पर्दे पे बहुत अच्छी नहीं लगती थी, पर उनकी डायरेक्शन मतलब एज डायरेक्टर वो बहुत ही ग्रेट थे, कोई शक नहीं। दीदी जी, आपने कई बार इसी कॉन्वर्सेशन, इसी इंटरव्यू में मुझे हंसाया है और बहुत अच्छे लगे आपकी स्टोरीज। आपको कौन हंसाता है सबसे ज्यादा? मुझे सबसे ज्यादा अगर मतलब काम में, हाँ मतलब से पर्दे पे अगर किसी ने हंसाया है तो महमूद थे। मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी और वो जब काम करते थे तो मैं हंसती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका एक्टिंग। और सुना है कि किशोर कुमार जी जब आते थे स्टूडियो में और वैसे भी लाइफ में बहुत जोक्स करते रहते थे, हंसाते थे लोगों को। क्या मेमोरीज है आपकी किशोर दा की? किशोर दा हमारे मतलब सिंगर से का जो ये था उसमें किशोर दा सबको हंसाते थे और सबकी नकल भी करते थे। मुझे तो सबसे ज्यादा हंसाते थे। बहुत कमाल आदमी थे वो। उन्होंने एक मर्तबा कोई शो चल रहा था उनका, तो मुझे बुलाया था उन्होंने, मैं गई थी। तो उनके साथ कोई आर्टिस्ट थी मतलब सिंगर, तो उसने मेरा गाना गाया सत्यम शिवम सुंदरम, तो बहुत तालियां पड़ी। तो मैं अंदर किशोरदा को मिलने गई और उनको कहा कि किशोरदा मुझे जाना है दूर, मैं जरा जाऊं। तो उन्होंने कहा कि लता कोई बात नहीं तुम जाओ। तो इतने में वो सिंगर आई वहां पे,
तो उन्होंने उस सिंगर को कहा कि सुनो, तुमको अभी जो गाने में तालियां पड़ी थी ना, वो तालियां तुम्हारी नहीं थी, इसकी थी। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हंसूं या क्या करूं। मतलब वो इतना मतलब मुंहफट आदमी मैंने देखे नहीं थे। वो धड़ करके बोल लेते थे और हंसाते थे, बहुत बहुत हंसाते थे। और आपका कोई ऐसा गीत है जो आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है, एक फेवरेट है आपका? एक फेवरेट कहना तो मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के जो अलग अलग कुछ गाने थे वो मुझे अच्छे लगते थे। शंकर जयकिशन का कोई हो या मतलब मदन भैया जी का कुछ हो। जैसे मदन भैया जी का है लग जा गले, वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है गाना। अपने ये थे खयाम साहब, उनका गाना है वो ए दिले नादा, सॉरी, करेक्ट, ए दिले नादा मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे गाने हैं जो अच्छे लगते हैं। आएगा आने वाला मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आएगा आने वाला से मुझे हिंदी इंडस्ट्री में मैं थोड़ा ज्यादा काम करने लगी थी। तो कुछ गाने मुझे बहुत पसंद है और कुछ गाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब ऐसा भी होता है, पर हम गा जाते हैं। सलील चौधरी जी का ओ सजना बरखा बहार आई बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो एक गाना मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत सारे गाने हैं। दीदी, आप वेस्टर्न वर्ल्ड के सिंगर्स का म्यूजिक सुनते हैं, यानी कि इंग्लिश या कुछ अमेरिकन सिंगर्स? सुना है कि आप नैट किंग कोल के फैन थे। जी हाँ, मैं नैट किंग कोल की बहुत फैन थी। पैट बून मुझे अच्छा लगता था। I love you for sentimental reason. I believe so. I hope you do believe me. I given you my heart. I think of you every. दीदी, आपने बहुत ट्रैवल किया है अपने कॉन्सर्ट्स, अपने टूर्स के साथ, और जनरली भी आपकी दुनिया में सबसे फेवरेट जगह, प्लेस कौन सी है? लंदन। वेरी नाइस। और लंदन क्यों? लंदन क्यों मालूम नहीं, मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था कि अपना ही कुछ घर है यहाँ पे, और मैं हमेशा मतलब वहाँ घूमती थी। और मुझे लकीली एक जगह मिली थी जहाँ मैं रहती थी, क्रिकेट ग्राउंड के सामने थी। और वो क्रिकेट ग्राउंड तो मतलब हिस्टोरिकल है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। जब आपने लॉर्ड्स पे मैंने बहुत सारे ये देखे हैं। सो क्रिकेट पसंद करते हैं? आजकल भी देखते हैं आप क्रिकेट? अरे बाप रे, मैं तो क्रिकेट की एकदम पागल हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा घर। आपको मैं बताऊँ, हमारे पिताजी के ड्रामा कंपनी थी, तो उस कंपनी में मेरे पिताजी सामान सब जाता था, उसमें क्रिकेट का सामान भी जाता था। और जिस दिन नाटक नहीं होता था, ये लोग क्रिकेट खेलते थे सब, जिसमें मेरे पिताजी होते थे। तो क्रिकेट मतलब मेरी माँ को पसंद था। मेरी माँ लंदन कई मर्तबा आई, और लंदन में उसने वहाँ लॉर्ड्स नजर आता था, तो वहाँ से कुर्सी डाल के बैठती थी वो गैलरी में, और सामने जो भी मैच होता था वो बहुत देख के एंजॉय करती थी। दीदी, देखते थे आप? कभी खेलते भी थे आप क्रिकेट? नहीं क्रिकेट खेलना मेरी मतलब ये नहीं है, मैं कैसे खेलती मुझे आता नहीं, पर मुझे देखना बहुत पसंद है। और कोई फेवरेट प्लेयर है आपका, क्रिकेट प्लेयर? अरे बहुत सारे हैं। मतलब सबसे पहले तो अपने ऑस्ट्रेलियन मुझे ब्रैडमैन बहुत पसंद थे, और हमारे इसमें सचिन और गावस्कर, बहुत सारे क्रिकेटर मुझे अच्छे लगते हैं। और बहुत से क्रिकेटर मेरे घर में भी आते थे, मिलते थे, हम लोग बैठते थे, बात करते थे। हमारे यहाँ क्रिकेट
का माहौल है, बहुत पसंद करते हैं सब। लता जी, आपने अपनी जिंदगी में इंडिया को बहुत बदलते हुआ देखा है। आज का इंडिया और पुराने ज़माने का इंडिया, पास्ट डेकेड्स में इंडिया आपके ओपिनियन में पॉजिटिव चेंज अच्छा रहा है इंडिया के लिए? जी हाँ, अभी अच्छा है और पहले भी अच्छा था। हम लोग छोटे छोटे थे और बहुत एंजॉय करते थे। आजकल हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं, ये करना चाहिए। सोचना ज़रूरी भी है और अच्छा भी है। दीदी, एंड ऑफ इंटरव्यू में आप मैसेज क्या देना चाहते हैं बीबीसी लिसनर्स को आज? मैं बीबीसी लिसनर्स को यही कहूँगी कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, प्यार रहे और मेरा गाना उनको पसंद है, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और आपकी भी आभारी हूँ।